कभी सोचा है कि आजकल ये नकली दस्तावेज या डिजिटल रिकॉर्ड बनाना और फिर उनका इस्तेमाल करना कितना आम और खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल, छोटी सी बात से लेकर बड़े धोखे तक। वही ना, जैसे कोई अपनी उम्र छुपाने के लिए आईडी बदलवा ले, या फिर कोई बड़ा फ्रॉड जैसे किसी की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए नकली वसीयत बना ले। ये चीजें पता नहीं कितनों की जिंदगी पर असर डाल सकती हैं। और इसी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए आप देखिए, कानून भी लगातार बदल रहा है। हाँ, खासकर ये जो डिजिटल दुनिया है, हाँ, जहां एक क्लिक पर जानकारी बन भी जाती है, बदल भी जाती है, हाँ, वहां दस्तावेजों की सच्चाई ऑथेंटिसिटी वो पक्का करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। बिल्कुल। इसीलिए आज हम इसी अहम मुद्दे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारा विषय है नई भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023। उसके तहत जालसाजी, जिसे अंग्रेजी में फौजरी कहते हैं। हम समझेंगे कि कानून की नज़र में ये जालसाजी असल में है क्या, इसके अलग अलग प्रकार क्या है, और सबसे जरूरी, इनके लिए सजा क्या तय की गई है। हाँ, और ये जो पूरी बातचीत है हमारी, ये BNS 2023 की धारा 336 से लेके 340 तक उन्हीं पर आधारित है। ठीक है। और देखिए, इस चर्चा का मकसद सिर्फ कानून के शब्दों को पढ़ना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझना है कि जालसाजी को डिफाइन करने में इरादे का नीयत का क्या रोल है। क्यों कुछ तरह की जालसाजी ज्यादा गंभीर मानी जाती हैं, और आज के टाइम में जब हम सब इन डिजिटल रिकॉर्ड्स पर इतने निर्भर हैं, तो इन कानूनों के मायने क्या है? सही बात है। तो चलिए इस कानूनी ताने बाने को परत दर परत खोलते हैं। सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 के मुताबिक जालसाजी आखिर है क्या? ये जो नया कानून है BNS, इसकी धारा 336 वो जालसाजी को काफी साफ तौर पर बताती है। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति कोई झूठा दस्तावेज या झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है, या फिर किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड के किसी हिस्से को पार्ट को बनाता है, और उसका इरादा ये हो कि आम जनता या किसी खास व्यक्ति को कोई नुकसान या चोट पहुंचे, किसी दावे या हक का समर्थन किया जा सके जो असल में उसका है नहीं। अच्छा। किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति छोड़ने या किसी एग्रीमेंट में शामिल होने पर मजबूर किया जाए, दबाव डाला जाए। हाँ। या फिर कोई धोखाधड़ी की जाए या धोखाधड़ी होने की संभावना बने, तो ये सब जालसाजी कहलाएगा। यहाँ एक बात पर ध्यान देना जरूरी है, ये परिभाषा बहुत बहुत वाइड है। इसमें सिर्फ पूरा दस्तावेज बनाना ही नहीं, हाँ, बल्कि दस्तावेज के किसी हिस्से को बदलना भी शामिल है। और जैसा आपने कहा, सबसे जरूरी चीज है आशय, इरादा, इंटेंट। हाँ, कानून ये नहीं देखता कि अरे गलती से कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई। वो ये देखता है कि क्या जानबूझकर धोखा देने, नुकसान पहुंचाने या गलत फायदा उठाने के इरादे से वो झूठा दस्तावेज या रिकॉर्ड बनाया गया था। जैसे मान लीजिए कोई क्लर्क है, गलती से किसी डॉक्यूमेंट में गलत डेट लिख देता है, तो वो जालसाजी नहीं होगी। अच्छा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी कॉन्ट्रैक्ट की डेट बदलता है ताकि उससे कोई नाजायज फायदा मिले, तो वो बिल्कुल जालसाजी होगी। अच्छा, तो इरादा ही कह सकते हैं अपराध का मूल है। और इस सामान्य जालसाजी के लिए फिर सजा क्या है? धारा 336 की उपधारा 2 है, उसके तहत अगर जालसाजी इन खास इरादों के बिना की गई है, धोखाधड़ी या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले इरादे नहीं हैं, तो इसके लिए 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ये एक तरह से जालसाजी का बेसलाइन दंड कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन जैसा हमने कहा, इरादा सब कुछ बदल देता है। ये दिलचस्प है कि कानून सिर्फ दस्तावेज को नहीं देख रहा, बल्कि उसके पीछे की नीयत को इतनी अहमियत दे रहा है। हाँ। तो सामान्य जालसाजी के लिए 2 साल तक, लेकिन अगर इरादा धोखा देने का हो तो मामला ज्यादा गंभीर हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर आती है धारा 336 की उपधारा 3 और 4। धारा 336(3) कहती है कि अगर जालसाजी का मकसद किसी के साथ चीटिंग करना है, धोखाधड़ी, हाँ, चीटिंग, तो सजा काफी बढ़ जाती है, 7 साल तक की कैद, और साथ में जुर्माना भी लग सकता है। 7 साल? हाँ, यहाँ गंभीरता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि धोखाधड़ी में अक्सर सीधा नुकसान शामिल होता है, चाहे वो पैसों का हो या किसी और तरह का, और ये सीधे तौर पर भरोसे को तोड़ने जैसा है। सोचिए कोई नकली बिल बनाकर कंपनी से पैसे निकाल ले, हाँ, होता है ऐसा, या जाली प्रॉपर्टी के कागज दिखाकर किसी को बेच दे। ये सब धोखाधड़ी के इरादे से की गई जालसाजी के उदाहरण हैं। और वो जो उपधारा 4 है, वो किस बारे में है? वो भी इरादे से जुड़ी है? हाँ, उपधारा 4 एक और खास इरादे की बात करती है, किसी की प्रतिष्ठा रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना। अच्छा, रेप्यूटेशन। अगर कोई व्यक्ति इस इरादे से कोई जाली दस्तावेज बनाता है कि उससे किसी व्यक्ति या समूह की इज्जत खराब हो, तो उसे 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।
यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कानून यह मानता है कि किसी की साख पर हमला करना भी एक गंभीर अपराध है, भले ही उसमें सीधा कोई पैसों का धोखा ना हो। हाँ, ये बात तो है। उदाहरण के लिए, किसी के बारे में झूठी और बेइज्जती करने वाली बातें लिखकर उसे किसी सरकारी कागज जैसा दिखाना, ताकि लोग यकीन कर लें और उस व्यक्ति की इमेज खराब हो जाए। तो ये तो साफ है कि कानून इरादे के हिसाब से सज़ा में काफ़ी फ़र्क कर रहा है। सामान्य जालसाजी, फिर धोखाधड़ी वाली और फिर ये प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली, तीनों के लिए अलग अलग सज़ा। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ खास तरह के दस्तावेज भी हैं जिनकी जालसाजी को कानून और भी ज़्यादा गंभीरता से लेता है? आपने धारा 377 का जिक्र किया था। हाँ, धारा 377 उन दस्तावेजों पर फोकस करती है जिनका आप कह सकती हैं पब्लिक लाइफ और एडमिनिस्ट्रेशन में खास महत्व होता है। यहाँ चीजें और गंभीर हो जाती हैं, क्योंकि इन दस्तावेजों की सच्चाई पर ही तो समाज का ढांचा टिका है। बिल्कुल। कौन कौन से हैं इसमें? इसमें कई तरह के हैं, जैसे अदालत के रिकॉर्ड या उसकी कार्यवाही से जुड़े दस्तावेज, सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, मतलब वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। जन्म, मृत्यु, विवाह या दफन यानी बैरियल के जो पब्लिक रजिस्टर होते हैं, कोई भी रजिस्टर जो किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा अपनी सरकारी ड्यूटी में मेंटेन किया जाता है। अच्छा। किसी पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट जारी किया हो, वो भी। किसी को केस फाइल करने या अपना बचाव करने का अधिकार देने वाला दस्तावेज, और पावर ऑफ अटर्नी यानी मुख्तारनामा। ये वो दस्तावेज हैं जो हमारी पहचान साबित करते हैं, हमारे अधिकार दर्ज करते हैं और न्याय और प्रशासन के काम का आधार बनते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसी असाधारण महत्व की वजह से धारा 337 में बताए गए इन दस्तावेजों की जालसाजी के लिए सजा भी ज्यादा कड़ी है। कितनी? 7 साल तक की कैद और जुर्माना। इसके पीछे का तर्क सीधा सा है। अगर लोग अदालती फैसलों पर, अपनी सरकारी पहचान पर या जन्म मृत्यु के रिकॉर्ड पर ही भरोसा नहीं कर पाएंगे तो पूरी व्यवस्था ही हिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो जाएगा। ये सिर्फ एक व्यक्ति के साथ धोखा नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर हमला माना जाता है। सोचिए जरा, कोई जाली कोर्ट ऑर्डर बनाकर किसी को जेल से छुड़वा ले। हाँ, भयानक होगा वो तो। या नकली आधार कार्ड से सरकारी स्कीमों का गलत फायदा उठाए। इसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। ये वाकई चिंता की बात है। और आपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का भी जिक्र किया था ना, वो इसमें कैसे फिट होते हैं? हाँ, वो बहुत जरूरी पॉइंट है। धारा 337 में एक स्पष्टीकरण, मतलब एक्सप्लेनेशन भी जोड़ा गया है। ये साफ करता है कि इस धारा में जहां भी रजिस्टर शब्द आया है, उसमें वो रजिस्टर भी शामिल हैं जो आईटी एक्ट 2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के रूप में रखे जाते हैं। अच्छा, यानी डिजिटल रिकॉर्ड्स भी कवर होते हैं। हाँ, और ये आज के डिजिटल युग में बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तो जन्म मृत्यु से लेकर जमीन के रिकॉर्ड तक बहुत कुछ डिजिटल फॉर्म में ही रखा जा रहा है। तो अगर कोई इन डिजिटल रिकॉर्ड्स में हेरफेर करता है, छेड़छाड़ करता है, तो उसे भी धारा 337 के तहत ही सजा मिलेगी। अच्छा, तो मतलब सरकारी, कानूनी और पहचान से जुड़े दस्तावेजों की जालसाजी पर कानून काफी सख्त है। लेकिन शायद एक और कैटेगरी है जो इससे भी ज्यादा गंभीर मानी जाती है, खासकर जब बात बड़े फाइनेंशियल लेन देन की हो। मेरा इशारा धारा 338 की तरफ है, जिसमें मूल्यवान प्रतिभूति और वसीयत जैसे दस्तावेज आते हैं। हाँ, धारा 338 ये जालसाजी के सबसे गंभीर रूपों में से एक को देखती है, जहां सीधा और बड़ा फाइनेंशियल या लीगल इंटरेस्ट जुड़ा होता है। इसमें कई तरह के दस्तावेज शामिल हैं, जैसे पहला तो मूल्यवान प्रतिभूति यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, इस पर हम अभी और बात करेंगे। हाँ जरूर। फिर वसीयत यानी विल, जो किसी की मौत के बाद उसकी प्रॉपर्टी कैसे बंटेगी उसका कानूनी दस्तावेज है। किसी को बेटा गोद लेने का अधिकार देने वाला दस्तावेज, कोई ऐसा दस्तावेज जो किसी को कोई मूल्यवान प्रतिभूति बनाने या ट्रांसफर करने का अधिकार देता हो। अच्छा। किसी मूल्यवान प्रतिभूति पर मूलधन, ब्याज या डिविडेंड पाने का अधिकार देने वाला दस्तावेज। पैसा, चल संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति पाने या किसी को देने का अधिकार देने वाला दस्तावेज। ठीक। पैसे की पेमेंट को स्वीकार करने वाली रसीद, मतलब इक्विटेंस या रिसीट, जो ये साबित करे कि पेमेंट हो गया है। और किसी चल संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की रसीद। बाप रे, ये तो बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ, मतलब ये सब वो दस्तावेज हैं जिनका सीधा ताल्लुक पैसे, प्रॉपर्टी और अहम कानूनी अधिकारों से है। आपने मूल्यवान प्रतिभूति का जिक्र किया, इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे, क्या मतलब है इसका? हाँ, देखिए, मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा बीएनएस में दी गई है, लेकिन अगर आम भाषा में कहें तो
ये कोई भी ऐसा दस्तावेज होता है जिसके जरिए कोई कानूनी अधिकार बनता है, बढ़ता है, ट्रांसफर होता है, कम होता है, खत्म होता है, या जिसके जरिए कोई व्यक्ति ये मानता है कि उस पर कोई कानूनी जिम्मेदारी है या उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। असल में इसमें क्या आता है? शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, डिबेंचर, सरकारी सिक्योरिटीज, बीमा पॉलिसी या प्रॉपर्टी के टाइटल डीड जैसे दस्तावेज। अच्छा, मतलब जिनका अपना फाइनेंशियल वैल्यू हो। हाँ, जिनका अपना एक फाइनेंशियल मूल्य होता है या जो किसी बड़े फाइनेंशियल अधिकार का सबूत होते हैं। और इन इतने महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जालसाजी के लिए सजा क्या है? यहाँ तो दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। बिल्कुल, और इसीलिए धारा 338 के तहत सजा सबसे कठोर है। कितनी? आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, अरे, या फिर 10 साल तक की कैद और जुर्माना, आजीवन कारावास तक। हाँ, इसके पीछे का लॉजिक बिल्कुल साफ है। इस तरह की जालसाजी से लोगों को, कंपनियों को या यहाँ तक कि पूरी इकोनॉमी को बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। किसी की पूरी जिंदगी की कमाई या विरासत छीनी जा सकती है। सही बात है। कंपनियों के शेयर धोखाधड़ी से ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ऐसे दस्तावेजों की सच्चाई फाइनेंशियल मार्केट और लीगल सिस्टम के ठीक से काम करने के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए कानून इसे इतनी गंभीरता से लेता है। आजीवन कारावास तक। ये दिखाता है कि कानून फाइनेंशियल फ्रॉड और भरोसे को तोड़ने को कितना गंभीर मानता है। अच्छा, अभी तक हमारी बात दस्तावेज बनाने पर रही है, लेकिन क्या सिर्फ जाली दस्तावेज अपने पास रखना भी अपराध है, भले ही उसे बनाया किसी और ने हो? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ। अच्छा, धारा 339 इसी सिचुएशन से डील करती है। ये धारा कहती है कि अगर किसी व्यक्ति के कब्जे में, मतलब पोजेशन में, कोई ऐसा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जिसके बारे में वो जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, मतलब उसके पास पुख्ता वजह है मानने की कि वो जाली है और उसका इरादा है कि उसे धोखाधड़ी या बेईमानी से असली के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, तो ये अपने आप में एक अपराध है। यहाँ दो शब्द बहुत जरूरी हैं, ज्ञान और इरादा। हाँ, नॉलेज और इंटेंट। सिर्फ अनजाने में कोई जाली दस्तावेज पास में होना जुर्म नहीं है। व्यक्ति को पता होना चाहिए या कम से कम शक करने का पुख्ता कारण होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट नकली है, और साथ ही उसकी नीयत उसे असली बताकर इस्तेमाल करने की होनी चाहिए। मान लीजिए किसी को सड़क पर एक नकली डिग्री मिलती है, उसने उठा के रख ली बिना किसी गलत इरादे के, तो शायद वो जुर्म ना हो। ठीक है, लेकिन अगर वो उस डिग्री को नौकरी पाने के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखता है, ये जानते हुए कि वो नकली है, तो धारा 339 लागू हो जाएगी। और इस तरह जाली दस्तावेज रखने की सजा क्या है? क्या ये भी डॉक्यूमेंट के टाइप पर निर्भर करती है? हाँ, बिल्कुल। कानून यहाँ भी दस्तावेज के महत्व के आधार पर ही सजा तय करता है। धारा 339 कहती है कि सजा वही होगी जो उस दस्तावेज को बनाने वाले को मिलती अगर वो उसे धोखाधड़ी के इरादे से बनाता। लेकिन इसे और साफ करते हुए कानून इसे पिछली दो गंभीर धाराओं से जोड़ता है। अगर कब्जे में रखा गया जाली दस्तावेज धारा 337 वाला है, जैसे सरकारी आईडी, कोर्ट रिकॉर्ड, हाँ, तो सजा वही होगी जो धारा 337 में है, यानी 7 साल तक की कैद और जुर्माना। अच्छा। और अगर कब्जे में रखा गया जाली दस्तावेज धारा 338 वाला है, यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वसीयत वगैरह, तो सजा वही होगी जो धारा 338 में है, यानी आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना। मतलब सिर्फ गलत इरादे से जाली दस्तावेज रखना भी उतना ही गंभीर हो सकता है जितना उसे बनाना। हाँ, बिल्कुल। ये तो हुई रखने की बात। अब आखिरी पड़ाव पर आते हैं। अगर कोई व्यक्ति जाली दस्तावेज को असली बताकर बाकायदा इस्तेमाल कर ले तो इसके लिए धारा 340 है, सही कहा ना? हाँ, धारा 340 इस प्रोसेस के आखिरी स्टेप यानी जाली दस्तावेज के इस्तेमाल यानी यूजिंग से जुड़ी है। धारा 340(1) पहले जाली दस्तावेज या जाली इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को डिफाइन करती है, जिसका मतलब है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड जो पूरी तरह या पार्शली जालसाजी से बनाया गया हो। ठीक है। फिर आती है मुख्य बात, धारा 340(2). ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को धोखाधड़ी या बेईमानी से असली के रूप में इस्तेमाल करता है, जिसके बारे में वो जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वो जाली है, तो उसे सजा दी जाएगी। और यहाँ सबसे की पॉइंट ये है कि धारा 340(2) साफ करती है कि ऐसे जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को ठीक उसी तरह सजा दी जाएगी जैसे कि उसने उस दस्तावेज की जालसाजी की होती।
अच्छा, मतलब सजा वही होगी। हाँ, यानी सजा फिर से दस्तावेज के प्रकार पर निर्भर करेगी। अगर आपने धारा 338 के तहत आने वाले किसी जाली दस्तावेज जैसे नकली वसीयत या शेयर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया तो आजीवन कारावास तक। हाँ, तो आपको वही सजा मिल सकती है जो उसे बनाने वाले को मिलती, आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना। अगर आपने धारा 337 वाला जाली दस्तावेज जैसे नकली आधार कार्ड इस्तेमाल किया तो 7 साल तक की कैद और जुर्माना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कानून की नज़र में धोखाधड़ी के इरादे से जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करना उतना ही गंभीर है जितना उसे बनाना। हाँ, बनाने वाला, गलत इरादे से रखने वाला और गलत इरादे से इस्तेमाल करने वाला, कानून तीनों को जिम्मेदार ठहराता है। हाँ, और ये बहुत लॉजिकल भी है, क्योंकि अपराध का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो तो अक्सर उस जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करके ही पूरा होता है ना। सही बात है। कानून सिर्फ सोर्स पर नहीं बल्कि उस धोखाधड़ी के पूरे साइकिल पे रोक लगाना चाहता है। ये प्रोविजन पक्का करता है कि कोई ये कहकर बच ना सके कि अरे मैंने तो सिर्फ इस्तेमाल किया है, बनाया थोड़ी है। तो आज के इस चर्चा को अगर हम समेटें, हमने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 336 से 340 के जरिए जालसाजी के कानूनी पहलुओं को समझा। तो हमने क्या समझा? सबसे पहली बात, जालसाजी सिर्फ एक झूठा दस्तावेज बनाना भर नहीं है। इसमें बनाने वाले का इरादा, इंटेंट, वो सबसे ऊपर है। बिल्कुल। दूसरी बात, सजा इस बात पे निर्भर करती है कि इरादा क्या था। नुकसान पहुंचाना, धोखाधड़ी करना या किसी की रेप्यूटेशन खराब करना, और दस्तावेज किस टाइप का था। सामान्य जालसाजी से लेकर वैल्यूएबल सिक्योरिटीज की जालसाजी तक सजा 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। हाँ, रेंज बहुत बड़ी है। तीसरी बात, ये कानून कागजी दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स दोनों पर बराबर लागू होता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में। और चौथी बात, जाली दस्तावेज बनाना, उसे गलत इरादे से अपने पास रखना या उसे असली बताकर इस्तेमाल करना, ये सभी गंभीर और सजा के लायक अपराध हैं। बिल्कुल। और इन सभी प्रावधानों के सेंटर में एक ही आइडिया है, दस्तावेजों की सच्चाई और उन पर समाज के भरोसे को बनाए रखना। चाहे वो हमारी पर्सनल पहचान हो, हमारे फाइनेंशियल लेन देन हो या फिर न्याय और प्रशासन का कामकाज, सब कुछ कहीं ना कहीं दस्तावेजों की सच्चाई पर ही तो टिका है। हाँ, बिल्कुल। डिजिटल युग ने जहां सुविधाएं बढ़ाई हैं, वहीं जालसाजी के नए रास्ते भी खोल दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में हेरफेर करना शायद पहले से आसान हो गया है। हाँ, ये तो है। इसीलिए इन कानूनों को समझना और इनकी अहमियत को पहचानना आज पहले से कई ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ वकीलों या जजों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि ये उस भरोसे की रक्षा करते हैं जिस पर हमारा समाज टिका है। ये एक बहुत जरूरी बात कही आपने। जालसाजी से जुड़े ये कानून सिर्फ किताबों में लिखे नियम नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में विश्वास और सुरक्षा बनाए रखने के साधन है। हाँ।